Hello students, the topic before you is spotting the errors. As we all know, spotting the errors is an important topic in every competitive examinations. Whether you are appearing in SSC or banking examination or CLAT or TET, TGT, PGT or any competitive examinations. So the first thing that you should know about these kind of questions is each question is divided into 4 or 5 parts A, B, C, D और 1, 2, 3, 4, 5। अर्लियर मैंने आपको बताया है कि जैसे बैंकिंग एग्जामिनेशंस में सेंटेंस 5 पार्ट में डिवाइड होता है 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन एसएससी एग्जामिनेशन, एनडीए एग्जामिनेशन या सीडीएस में इन सब एग्जामिनेशंस में सेंटेंस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं ए, बी, सी एंड डी। हमें इसमें ये देखना होता है अगर ए पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आंसर हमारा ए होगा, अगर बी पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो हमारा आंसर जो हमारा बी होगा, अगर सी पार्ट में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आंसर हमारा सी होगा और अगर कोई एरर नहीं है तो आंसर हमारा डी होगा। तो अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम ओवर सच ट्रिवियल इश्यूज वोंट वी। अगर लास्ट में एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन लगा है, इसका मतलब एक कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग है वोंट वी, राइट। ये वोंट वी लगा है। किसी भी स्टेटमेंट के आगे अगर कोई क्वेश्चन लगा दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग में जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो रूल्स बनते हैं वो ये हैं कि हमें जो सब्जेक्ट है वो हमें, मतलब क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वी जो है वो हमारे शुरू के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो लेट अस, यहाँ तो सब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अस और अस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट बन रहा है वो बन रहा है वी। तो अस का सब्जेक्ट वी ही होता है बिकॉज अस इज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन एंड वी इज सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। बट रूल ये है कि लेट जो है, अगर लेट से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो लेट हमेशा शुरू चेंज होता है शैल में, ना कि वुड में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल। और एक रूल ये भी है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बना दिया जाता है, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग जो हम लगाते हैं वो हम पॉजिटिव में करते हैं। बट आप यहाँ शैल के साथ नॉट लगाइए या ना लगाइए तो भी सही होगा। तो लेट अस चेंज हो जाएगा आपका किसमें, शैल वी में। किसमें, शैल वी में। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन कि लेट अस का जो क्वेश्चन टैग बनता है वो शैल वी होता है, ना कि वोंट वी होता है, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ इट डिड नॉट रेन heavily today आई वुड हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ। अगर इफ से सेंटेंस शुरू होते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, राइट। इसमें 2 क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज। अगर इफ वाला क्लॉज, देखिए इफ वाले क्लॉज के अकॉर्डिंग ही मेन क्लॉज चेंज करते हैं। इफ वाला क्लॉज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बिकॉज डिड नॉट लगा है और डिड नॉट आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। रूल है अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो मेन क्लॉज भी पास्ट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन किसका, फ्यूचर का पास्ट। जैसे अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, अगर ये मान लीजिए प्रेजेंट में होता है, जैसे इफ इट डज नॉट रेन heavily today, तो यहाँ हो जाता आई विल रीच दिल्ली, राइट। कहने का मतलब अगर बारिश नहीं होती है तो मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। इसका पास्ट हो गया यदि बारिश ना होती, इफ़ इट डिड नॉट रेन, तो यहाँ भी पास्ट हो जाएगा। और विल का पास्ट क्या होता है, वुड। वुड बिल्कुल सही है। हैव की यहाँ ज़रूरत नहीं है और रीच्ड की जगह हो जाएगा रीच, क्योंकि वुड, विल हो या वुड हो, इन सब के साथ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आती है, ना कि पास्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे रीच हो जाएगा, रीच्ड नहीं, सिर्फ रीच। तो यहाँ हो गया इफ़ इट डिड नॉट रेन heavily टुडे आई वुड रीच दिल्ली बाय नाउ। इसका मतलब अगर आज तेज़ बारिश ना होती तो मैं अब तक दिल्ली पहुँच जाता। तो यहाँ डिड नॉट के अकॉर्डिंग मिस्टेक हमारी इसमें है सी पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे वुड हैव की जगह सिर्फ वुड होगा और रीच्ड की जगह रीच होगा, तो आई वुड रीच। तो मिस्टेक हमारा इसमें किस पार्ट में, सी में, राइट। तो पहले क्वेश्चन में भी हमारा सी पार्ट में मिस्टेक था,
क्योंकि यहाँ पे वोंट बी की जगह शैल भी होना था, और सेकेंड में आई वुड हैव रीच की जगह आई वुड रीच होगा, आई वुड रीच। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा था कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है राहुल इज़ द वाइजेस्ट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। रूल देखिए पहले क्या कहता है वो समझिए। यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स हैं, वाइजेस्ट एंड डिलीजेंट, सॉरी डिलीजेंट है, मैंने इंटेलिजेंट बोल दिया था। राहुल इज़ द वाइजेस्ट एंड डिलीजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। रूल कहता है अगर पहली एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री है तो आगे की भी एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होंगी, यानी कि वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट ये सुपरलेटिव में है तो डिलीजेंट, मोर डिलीजेंट एंड मोस्ट डिलीजेंट होना चाहिए था। तो मिस्टेक यहाँ पे बी पार्ट में है, यहाँ डिलीजेंट की जगह मोस्ट डिलीजेंट, मोस्ट लग जाएगा यहाँ पे, मोस्ट डिलीजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो पहले एडजेक्टिव अगर सुपरलेटिव, आगे की भी एडजेक्टिव सुपरलेटिव में हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टेइंग इन दिस टाउन। अब यहाँ देखिए स्टेइंग में आईएनजी लगा है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन कौन सा कॉन्टिन्यूअस? हैज़ और हैव के साथ जब बीन आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और वो भी प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बिकॉज हैज़ एंड हैव आया है यहाँ पे। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए हम सिंस या फॉर लगाते हैं, लगा भी है सिंस, बट यहाँ पे फॉर हाउ लॉन्ग या सिंस हाउ लॉन्ग इसी में कन्फ्यूज़न है। सिंस तब लगता है जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, जैसे हम कहें सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस लास्ट नाइट, राइट, सिंस 2005, दीज आर पॉइंट ऑफ टाइम्स। बट हाउ लॉन्ग, कब से, ये कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे सिंस की जगह हम करेंगे फॉर, क्योंकि यहाँ पे हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं ना कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। हेंस द मिस्टेक इज इन पार्ट ए, राइट, ये आंसर हो गया इसका। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। ही आस्क्ड मी टू डिस्कस अबाउट द मैटर विद द प्रिंसिपल, राइट। अब रूल क्या है, ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है जो हमें समझना है। डिस्कस हो या डिस्क्राइब हो, डिस्कस हो या डिस्क्राइब हो, इन दोनों वर्ड्स के बाद कभी भी अबाउट नहीं आता है, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई भी चीज़ हम डिस्कस करते हैं या कोई चीज़ डिस्क्राइब करते हैं तो उसके पहले हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही आस्क्ड मी टू डिस्कस द मैटर, लेकिन जिसके साथ डिस्कस किया जाएगा उसके लिए विद आएगा, राइट। जिसके साथ डिस्क्राइब किया जाएगा उसके साथ टू आएगा, लेकिन डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ डिस्कस की जा रही, जो चीज़ डिस्क्राइब की जा रही, उन दोनों के बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ, ये सेंटेंस मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लीज़ डिस्क्राइब द फिल्म you saw last night। अब यहां कह रहा है प्लीज डिस्क्राइब द फिल्म यू सॉ लास्ट नाइट, तो डिस्क्राइब व्हाट यू हैव टू डिस्क्राइब द फिल्म, यानी डिस्क्राइब अबाउट द फिल्म नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि डिस्कस और डिस्क्राइब के बाद जो भी चीज़ डिस्कस की जा रही, जो भी चीज़ डिस्क्राइब की जा रही, उसके लिए हम कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। लेकिन जिसके साथ डिस्क्राइब की जा रही, यहाँ पे विद आया है, ये बिल्कुल सही है। तो मिस्टेक यहाँ पे किस पार्ट में हुआ? बी पार्ट में, क्योंकि डिस्कस या डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आता है, इनके बाद अबाउट नहीं आएगा। मेक इट क्लियर, प्लीज़ नोट इट डाउन, राइट। ये हमारे हो गए 5 क्वेश्चंस। अब हम बढ़ेंगे अगले 5 क्वेश्चंस की तरफ। यह क्वेश्चन नंबर 6। अब व्हाट क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नो सूनर डिड ही एंटर द हाउस व्हेन हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द मार्केट। वी मस्ट नो, नो सूनर से सेंटेंस शुरू हो या हार्डली से सेंटेंस शुरू हो, राइट। इनके साथ इन्वर्जन का रूल आता है। इन्वर्जन का मतलब जिस टेंस में बात कर रहे हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले डिड आया है, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, डिड के साथ एंटर आया, एंटर्ड नहीं आया है। तो नो सूनर डिड ही एंटर द हाउस, बट रूल कहता है कि नो सूनर का जो कनेक्टर होता है वो व्हेन नहीं होता, बल्कि यहाँ पे हो जाएगा दैन। क्या हो जाएगा? THAN, दैन, राइट। लेकिन यही हार्डली से सेंटेंस शुरू होता तो ये व्हेन बिल्कुल करेक्ट था। हार्डली का कनेक्टर व्हेन, नो सूनर का कनेक्टर दैन, तो यहाँ पे व्हेन would be replaced by than and the answer is B।
यहाँ पे बी पार्ट में मिस्टेक है, क्योंकि नो सूनर के साथ इन्वर्जन का रूल आया, बिल्कुल सही है। नो सूनर डिड ही एंटर द हाउस, व्हेन की जगह हो जाएगा देन हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द मार्केट, राइट। अगर नो सूनर की जगह हार्डली होता तो देन नहीं होता, तब व्हेन ही बिल्कुल सही था। 7th क्वेश्चन देखिए, कह रहा अ क्रिकेट टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 प्लेयर्स। अ क्रिकेट टीम 11 प्लेयर्स से मिलकर बनती है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ मिस्टेक देखिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है, कंप्राइज या कंसिस्ट, कंप्राइज या कंसिस्ट, दो ऐसे वर्ड हैं, राइट, जो ये बताते हैं कोई चीज़ कितने चीज़ों से मिलकर बनती है। अगर यहाँ कंसिस्ट होता, अ क्रिकेट टीम कंसिस्ट्स ऑफ 11 प्लेयर्स, तो बिल्कुल सही था, क्योंकि कंसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑफ आता है। लेकिन अगर कंप्राइज वर्ड है और कोई चीज़ कंप्राइज नंबर को कंप्राइज करती है, नंबर को, स्पेशली ये देखिए नंबर, कितने नंबर, 11 प्लेयर्स, नंबर की बात हम कर रहे हैं, तो अ क्रिकेट टीम कंप्राइजेस, यहाँ पे ऑफ हट जाएगा, ऑफ की कोई ज़रूरत नहीं है। कंसिस्ट होता तो ऑफ की ज़रूरत पड़ती, कंसिस्ट्स, जैसे कंप्राइज में एस लगा है, कंसिस्ट में एस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ क्रिकेट टीम सिंगुलर है। तो अ क्रिकेट टीम कंसिस्ट्स ऑफ 11 प्लेयर्स, कंसिस्ट होता तो ऑफ लगता, बट अ क्रिकेट टीम कंप्राइजेज 11 प्लेयर्स, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा, एंड हेंस द मिस्टेक इज इन बी पार्ट। तो बी इसका आंसर हो गया, राइट। बट याद रखिएगा, अगर कंप्राइजेज की जगह अगर ये कंप्राइजेज मीन पैसिव में यूज़ किया जाए, अ क्रिकेट टीम इज कंप्राइज्ड, तब ऑफ आ जाएगा, कंप्राइज्ड ऑफ, राइट। अगर कंसिस्ट के साथ कोई नंबर की बात हो तब तो ऑफ, लेकिन अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो इन, राइट। जैसे दिस क्लास कंसिस्ट्स इन इट्स डिसिप्लिन, तो कंसिस्ट आज जब क्वालिटी की बात करेंगे तो इन, नंबर की बात करेंगे तो ऑफ। तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ था, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, कंसिस्ट के साथ आता है, कंप्राइज के साथ ऑफ हट जाएगा, एंड द मिस्टेक इज इन बी पार्ट। 8th क्वेश्चन कह रहा है माई फादर गॉट मच एनॉयड एट मी व्हेन आई आस्क्ड हिम फॉर अ परमिशन टू गो टू मुंबई विद माई फ्रेंड। तो जब मैंने परमिशन मांगी अपने फादर से मुंबई जाने के लिए, तो मेरे फादर एनॉयड हो गए, गुस्सा हो गए मेरे ऊपर। तो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, एनॉयड एट एंड एनॉयड विद में क्या डिफरेंस है। एनॉयड एट एंड एनॉयड विद, जब आप किसी व्यक्ति के साथ एनॉयड होंगे, पर्सन के साथ, तो एनॉयड विद होता है। लेकिन जब आप किसी बिहेवियर से एनॉयड होंगे तो एनॉयड एट होगा, राइट। जैसे माई फादर गॉट मच एनॉयड एट माई बिहेवियर, अगर यहाँ मी की जगह माई बिहेवियर होता तो एनॉयड एट बिल्कुल सही था, बट माई फादर गॉट मच एनॉयड विद मी, तो यहाँ पे एट विल बी रिप्लेस्ड बाय विद, तो मिस्टेक इज ए पार्ट। याद रखिएगा, एनॉयड विद के बाद पर्सन आना चाहिए, एनॉयड एट के बाद कोई बिहेवियर या कोई कंडक्ट आना चाहिए जिस पे आप एनॉयड होते हैं। तो आई गॉट एनॉयड विद हिम, आई गॉट एनॉयड एट हिज बिहेवियर। आई होप क्लियर हो गया कब एनॉयड एट लगाना है, कब एनॉयड विद लगाना है। तो यहाँ पे एट विल बी रिप्लेस्ड बाय विद। 9th क्वेश्चन देखिए, नीदर डिड ही विजिट हिज एलिंग अंकल, एलिंग मतलब सिक, बीमार, नॉर ही मेड हिम एनी कॉल टू नो हिज वेल बींग, यानी ना तो अपने बीमार अंकल को विजिट किया है, ना ही उनका हालचाल पूछने के लिए कोई कॉल किया, पास्ट टेंस में है। और अगर नीदर और नॉर से एक ही सब्जेक्ट को दोनों जगह प्लेस कर रहे हैं तो भी इन्वर्जन का रूल लेते हैं। तो नीदर डिड ही आया है, नॉर डिड ही यहाँ भी आएगा, तो यहाँ नॉर ही मेड की जगह हो जाएगा नॉर डिड ही मेक, नॉर ही मेड की जगह नॉर डिड ही मेक हो जाएगा, राइट। क्योंकि नीदर का भी सब्जेक्ट ही है, नॉर का भी सब्जेक्ट ही है। अगर नीदर नॉर दोनों का सब्जेक्ट एक ही है तो दोनों जगह इन्वर्जन का रूल होगा, राइट। तो यहाँ पे नीदर डिड ही विजिट, नॉर डिड ही मेक, तो यहाँ नॉर ही मेड की जगह हो जाएगा नॉर डिड ही मेक। यहाँ पे भी आंसर आपका हो गया बी, यानी बी पार्ट में मिस्टेक है। देर वर अ फ्यू स्टूडेंट्स देन एक्सपेक्टेड इन इंग्लिश क्लास, देन लगा है, बात कॉम्पैरेटिव डिग्री में हो रही है, तो कॉम्पैरेटिव डिग्री में अगर हो रही है तो यहाँ आ फ्यू होगा ही नहीं, यहाँ पे हो जाएगा फ्यूअर। कॉम्पैरेटिव डिग्री में फ्यू का कॉम्पैरेटिव डिग्री क्या होता है, फ्यूअर, और यहाँ पे फ्यूअर ही होगा क्योंकि स्टूडेंट्स नंबर की बात हो रही है। क्वांटिटी होती तो लिटिल लेस लीस्ट चलेगा, लेस होता देन के पहले लेस आ जाता अगर क्वांटिटी की बात होगी। नंबर की बात आ रही है तो फ्यूअर देन,
क्वांटिटी की बात होगी तो लेस दैन। ये थे आज के 10 क्वेश्चंस, सिर्फ 10 क्वेश्चंस थे स्पॉटिंग एरर्स से रिलेटेड, और 10 क्वेश्चंस को हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया, उनके रूल्स भी बता दिए, उनसे रिलेटेड जो और भी रूल्स है वो भी हमने आपको डिक्टेट कर दिए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर आप इनका नोट्स बना लें तो बहुत ही अच्छा, आप वीडियो को पॉज कर करके देखें, नोट्स बनाते चलें, रूल्स लिखते चलें, एंड ये सारे रूल्स आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।